हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइल्स और ओईटी के बारे में कि दोनों एग्ज़ाम के अंदर क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। और काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है आइल्स और ओईटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कि हमें आइल्स करना चाहिए या ओईटी करना चाहिए, कौन-सा ईज़ी रहेगा, वो भी हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और बाकी आपको किसी और कंट्री में भी जाना है तो आपको आइल्स और ओईटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी ये कंट्रीज़ है सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है वो मिनिमम लेवल पे एक होना चाहिए, जिसको टेस्ट करने के लिए आइल्स और ओईटी एग्ज़ाम आपका होता है। अगर आप ओईटी या फिर आइल्स एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर करते हैं तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। आपका इंग्लिश का लेवल क्यों चेक किया जाता है? ये इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि आपके पास एक मिनिमम आपका इंग्लिश का लेवल होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें अपने पेशेंट को। आपसे अगर कोई आपका पेशेंट कुछ क्वेश्चन पूछता है मेडिकल रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड, तो आप उसका आंसर दे सकें। आपको उनकी बातें समझ में आए और आप अपनी बात उनको समझा सकें, इसलिए ये एग्ज़ाम होता है, ताकि आप इंग्लिश लेवल को चेक किया जा सके कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं यहाँ पे काम करने के लिए। तो इसीलिए आइल्स और ओईटी का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइल्स या फिर ओईटी आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप जब यूके आएँगे आपको एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए, तो ओईटी और आइल्स दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल और एनएमसी नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल के लिए। तो अगर आप आइल्स देते हैं और आपका आइल्स क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। और अगर आप ओईटी देते हैं और आपका ओईटी क्लियर हो जाता है तो भी आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस की, ओईटी और आइल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जो आपका जो आइल्स है वो आपकी ओवरऑल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करता है, और जो हमारा ओईटी है वो खाली हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ें ही उस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मेनली जो एग्ज़ाम होता है वो हेल्थ केयर पर्सनल्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही होता है। और जो आइल्स होता है वो स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी होता है। जो कोई भी देना चाहता है उस एग्ज़ाम को तो वो उसके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है, आपका जो आइल्स है उसके अंदर टोटल मिला के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एकेडमिक और एक होता है आपका जर्नल। तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होते हैं कि जब आप यूके आते हैं, आपको रजिस्टर्ड नर्स एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करना है, तो आपको कौन सा आइल्स देना चाहिए, जर्नल देना चाहिए, एकेडमिक देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए आएँगे तो आपको आइल्स एकेडमिक देना है। अपना एकेडमिक आप आइल्स क्लियर करेंगे तभी आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप जर्नल बुक ना करें, अपना यहाँ पे एकेडमिक बुक करें और अपना आइल्स एकेडमिक क्लियर करके ही आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आइल्स के टोटल 2 पार्ट हैं, एक एकेडमिक है, एक जर्नल है। और जो ओईटी के पार्ट हैं वो ओईटी नर्सिस के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए होता है, रेडियोग्राफर्स के लिए होता है, और उसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, टोटल मिला के 12 पार्ट्स हैं। तीसरा जो डिफरेंस होता है, आपका जो आइल्स होता है वो टोटल आपका जो मार्किंग होता है वो नंबर्स के अंदर होती है। तो आपकी जो टोटल मार्किंग होगी वो आउट ऑफ 9 होगी। और जो आपकी ओईटी होती है वो ग्रेडिंग होती है, जैसे कि ए टू ई ग्रेड आपके होते हैं। तो इसके अंदर जो ई ग्रेड होता है वो मिनिमम होता है और जो ए ग्रेड होता है वो आपका हाईएस्ट होता है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आइल्स के अंदर टोटल मिला के 9 में से मार्किंग होती है जो कि आपके बैंड होते हैं, और ओईटी के अंदर ग्रेडिंग होती है जो ए टू ई ग्रेडिंग होती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आइल्स देते हैं वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओईटी देते हैं वो कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है। तो जो आइल्स है वो एक्सेप्टेबल है सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, सारे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के अंदर, सारी कंपनीज़ के अंदर, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जब आप अपना आइल्स आप क्लियर करेंगे तो ये सारी जगह एप्लीकेबल है। पर ओईटी के साथ ऐसा नहीं है। ओईटी के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप अपना ओईटी क्लियर करने के बाद आप कुछ स्पेसिफिक जगह ही जाके काम कर सकते हैं। तो वो हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, दुबई, यूक्रेन और नामीबिया के अंदर। और एक मेजर डिफरेंस है, जो आइल्स है वो आपका जो एग्ज़ाम वहाँ पे होगा उसके अंदर जो टॉपिक होंगे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पर ओईटी के अंदर जो भी आपको टॉपिक मिलेगा राइटिंग का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का और रीडिंग का, वो सारे आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद डिफरेंस है एक अपना लास्ट जो है वो है फ़ीस का। तो जब आप अपना ओईटी एग्ज़ाम बुक करेंगे तो जो उसकी फ़ी है वो टोटल मिला के 30,000 से 35,000 के बीच में वेरी हो सकती है। मैं आपको एक फ़िक्स नंबर नहीं दूँगा क्योंकि ये वेरी होते रहते हैं। तो इसलिए जो ओईटी की जो फ़ी है वो है 30,000 से लेके 35,000 के बीच में। और जो आइल्स की जो फ़ी है वो टोटल मिला के 12,000 से लेके 15,000 के बीच में होती है। तो जब आप बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ़ीस कितनी है और जिस समय आप बुक करेंगे उस समय कितनी फ़ीस चल रही है। तो ये 12,000 से 15,000 होती है, और ओईटी की जो फ़ी होती है वो होती है आपकी 30,000 से लेके 35,000 तक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिमिलैरिटीज़ की। जो दोनों एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर टोटल मिला के 4 सब टेस्ट होते हैं। पहला होता है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग।
जिसके अंदर जो ओईटी होता है उसके अंदर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए ओईटी के अंदर आपको राइटिंग के अंदर आपको सी प्लस चाहिए होता है और बाकी जो भी बाकी मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आपको बी चाहिए होता है। तो टोटल जो आपका स्कोर होता है वो आपका ओवरऑल बी कहलाता है। और जो आइल्स होता है उसके अंदर 6.5 आपको चाहिए होता है राइटिंग के अंदर, और बाकी मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आपको 7 बैंड चाहिए होते हैं। तो टोटल मिला के ये ओवरऑल आपका 7 कहलाता है। तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए ओवरऑल बी चाहिए होता है ओईटी के अंदर और ओवरऑल 7 चाहिए होता है आइल्स के अंदर। तो ये इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। इसकी एक सिमिलैरिटी और है कि ओईटी का बी और आइल्स का 7 दोनों सेम ही स्कोर माना जाता है, दोनों ही C1 एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश कंसिडर किए जाते हैं। और इसका एक सिमिलैरिटी और है कि दोनों एग्ज़ाम के अंदर कभी भी आपका जो रिज़ल्ट आता है वो पास या फेल नहीं आता है, दोनों के अंदर ग्रेडिंग्स ही आती हैं कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो कितना है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ओईटी के बारे में, तो आपका जो आप जब अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो ग्रेड होगा वो A to E होगा। जो ए है वो हाईएस्ट है और जो ई है वो लीस्ट है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पे है और कितना है। तो इसके अंदर कोई जब आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर पास या फेल नहीं आता है, वो आपको आपका लेवल बताएंगे कि आपका लेवल कहाँ है और आपको कहाँ से कहाँ तक इम्प्रूव करना है यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। तो ये कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ थी। अब बात आती है कि जो काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओईटी ईजी है या फिर आइल्स ईजी है, तो वो जो डाउट है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से जो ओईटी और आइल्स दोनों ही सेम लेवल पे हैं, क्योंकि जब आप ओईटी देते हैं तो इसके अंदर भी टोटल मिला के 4 सब टेस्ट हैं, और जब आप आइल्स देते हैं तो इसके अंदर भी टोटल मिला के 4 सब टेस्ट हैं। ओईटी के अंदर जैसे आपको बी चाहिए होता है और आइल्स के अंदर आपको 7 चाहिए होता है ओवरऑल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही C1 एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश कंसीडर किए जाते हैं, तो इसके अंदर मार्किंग का कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ का बी ओईटी का और आइल्स का 7 दोनों ही सेम है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों एग्ज़ाम ही सेम है। पर जो ओईटी देते हैं उनका एक अपर हैंड इसलिए रहता है क्योंकि जब आप एज ए हेल्थ केयर वर्कर आप काम करते हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलें, अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर और आपको यूके में आके काम करना है, तो आपको नर्सिंग की ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जब आप ओईटी का एग्ज़ाम देते हैं, जो आपकी रीडिंग आती है वो एक मेडिकल टॉपिक के ऊपर ही होता है, जो आपकी लिसनिंग होगी वो भी मेडिकल टॉपिक के ऊपर ही होगा, जो राइटिंग होगी उसके अंदर भी सारी चीज़ें मेडिकल की ही होती हैं, और जो स्पीकिंग होता है वो भी सारा मेडिकल से रिलेटेड ही होता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ कि आपको एक ऐसे लिखना है किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर, आपके लिए वो ईजी रहेगा, या फिर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है और उसको एक डायबिटिक नर्स के पास रेफ़र करना है, वो ईजी रहेगा। तो काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि हम वो चीज़ लिख सकते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जैसे कि हम सारे नर्सेज़ हैं जितने भी यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर जितनी भी नर्सेज़ हैं, आप सबके लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि वो एक रेफरल लेटर लिखें किसी डायबिटिक नर्स के पास एक अपने डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो काफ़ी ईजी रहेगा उनके लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है मेडिकल फील्ड को लेके, तो आपके लिए ओईटी थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी टॉपिक आएंगे सारे फैमिलियर आएंगे और सारे मेडिकल रिलेटेड ही टॉपिक्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। और जो स्पीकिंग होती है उसके अंदर आपका, जैसे कि आपका आइल्स है, आइल्स के अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको बोलना है। पर ओईटी के अंदर जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपका एज ए पेशेंट एक्ट करेगा, तो जितना पार्टिसिपेट आप करते हैं ओईटी के अंदर उतना ही पार्टिसिपेट आपका एग्जामिनर करता है, तो वो काफ़ी ईजी पड़ता है। तो इसलिए ओईटी की स्पीकिंग क्लियर करना थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि अगर आपको मेडिकल फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर सारे मेडिकल रिलेटेड ही टॉपिक मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों के अंदर इंग्लिश का लेवल सेम है, पर एक अपर हैंड ये है कि जैसे कि आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपके पास एक मेडिकल की नॉलेज है जो कि आपके वहाँ पे ओईटी में भी हेल्प करेगा। तो जो भी नर्सेज हैं वो अगर ये एडवाइस लेना चाहती हैं कि आपको ओईटी देना चाहिए या आइल्स देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों का लेवल सेम है। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है मेडिकल के बारे में, तो आप एक बार ओईटी ज़रूर ट्राई करें आइल्स देने से पहले, और आपका ओईटी अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो यही सब मुझे बताना था ओईटी और आइल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे कि ओईटी ईजी होता है या फिर आइल्स ईजी होता है। तो जो कोई भी अपनी क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है, जिस किसी ने अभी तक अपनी ओईटी और आइल्स की क्लासेस स्टार्ट नहीं करी, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि उनको ओईटी की क्लासेस लेनी चाहिए या फिर आइल्स की क्लासेस लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैंने काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आए हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने काफ़ी सारे लोगों को अभी रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, तो मैंने अभी उनके रिप्लाई नहीं करे हैं। और मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है। काफ़ी सारे लोगों के पास कमेंट आते हैं कि नर्सिस की सैलरी कितनी होती है, काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि नर्सिस की सैलरी कितनी होती है। तो मैंने पहले ही वीडियो बना के रखे हैं, तो इसलिए मैं उन मैसेजेस का और उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ।
अगर मैं किसी के मैसेज या फिर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार दोबारा से चेक कर लें कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, उसका शायद मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, इसलिए मैंने उसका कमेंट का रिप्लाई या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। तो आप एक बार जाके मेरे चैनल पे पहले सारे वीडियोज़ देख लें। उसके बाद आपके जो भी डाउट हैं, जो उन वीडियोज़ के अंदर जो भी कुछ भी नहीं है, तो आप वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको पक्का करूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तो रिप्लाई करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आपको एक आपकी तरफ से एक इनपुट ये रहेगा कि अगर आप जाके मेरे चैनल पे आप वीडियोज़ चेक करते हैं, सारी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा और आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। हाँ, जो मैंने वीडियो में नहीं समझाया हुआ है, जो मैंने वीडियो में नहीं बताया हुआ है, अगर वो चीज़ें आप मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई पक्का करूँगा। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।